अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रॉन्ग के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की का राज टैक्सेस पर मबनी होता है। जितना ज़्यादा टैक्स घटा होगा मुल्क उतना ही तरक्की करेगा। 2023 सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा। 2023 का बजट कैसा रहा, कौन कौन से नए टैक्स लगाए गए, कौन कौन से नई अमेंडमेंट्स की गई, किन सेक्टर पे टैक्स रेट बढ़ाए गए, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। 2023 कैसा रहा, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद सफदर साहब। आप एफसीए हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं अशरफ कमर साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, साबिक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसम साहब। आप एफसीसीए हैं और लाहौर हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। सफदर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा हजूर। 2023 को अगर हम टैक्सेशन के हवाले से देखते हैं, कौन कौन से नए टैक्स लगे हैं 2023 में जो टैक्स पेयर के लिए वबाले जान बने या मुश्किलात का शिकार टैक्स पेयर हुए? मेरे ख्याल में जो मेन इशू लोगों को फेस करना पड़ा, एक तो जो टैक्स हमारा लगा 4C के ऊपर, जी, सुपर टैक्स पे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे। लिटिगेशंस में भी काफ़ी मामला जो है वो रहे। जो सेल टैक्स के टैक्सेस हैं वो अपनी जगह पर हैं। बहुत सारे लोगों को जो मसाइल हैं वो MRP में भी मसाइल आते रहे लोगों को। तो ओवरऑल ये जो पीरियड है जो टैक्स पेयर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट ही रहा है। कुछ कलेक्शन के मामला, टेक्निकली मामला, रेट का बढ़ जाना, फिर इवन सैलरीड क्लास के ऊपर रेट का बढ़ जाना। तो ओवरऑल जो है वो एक तो फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं थे, ऊपर से जो टैक्स के मामला आता है उसकी वजह से भी पूरा पाकिस्तान जो है वो डिस्टर्ब भी रहा। 2023 का जो बजट है, आप समझते हैं वो कुछ अवाम के लिए था या सिर्फ अशराफिया के लिए था? अब मेरे ख्याल में इस बजट में ये कोशिश नहीं की गई कि इसको बहुत बेहतर किया जा सके। इसमें सिर्फ ये था कि जो चल रहा है उसको चलाने की कोशिश की जाए। हालांकि उससे पहले लोग काफ़ी सारे मसाइल का शिकार थे। अगर गवर्नमेंट चाहती तो बहुत से मामला बेहतर हो सकते थे, नई पॉलिसीज आ सकती थी, लेकिन उन मामला को एज इट इज़ ही चलने दिया गया, जिसकी वजह से जो अवाम पहले ही मसाइल का शिकार थे उनके मसाइल जो है वो और बढ़ गए। ठीक हो गया सफदर साहब, आप सही कह रहे हैं। अच्छा अशरफ कमर साहब, 2023 जिस तरह सियासी तौर पे तो हम वैसे ही मुश्किलात का शिकार थे, मुआशी तौर पर भी डॉलर की उड़ान भी रही, एलसीज भी बंद रही, बिजनेस एक्टिविटी भी ना होने के बराबर थी, 650 करीब टेक्सटाइल मिल्स भी बंद रही, लेकिन FBR ने टारगेट पूरे किए। आप क्या समझते हैं 2023 में सबसे ज़्यादा क्या FBR के अफसरान के पास या FBR के पास कुछ चीज़ ऐसे आ गई थी, टैक्स रेट बढ़ाए गए इसलिए या और कोई वजूहत? 2023 में जो इनके FBR के जो बजट जो उसके टारगेट्स पूरे हैं हो रहे हैं, उसकी मेन काज डायरेक्ट टैक्सेस हैं। उनकी वजह से कलेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली होती है। उसमें आप समझ लें कि मोर देन 85% जो टैक्स है जी वो बराह रास्त आपको मिल जाता है। उसमें ना मैक में कोई एफर्ट करने की ज़रूरत होती है, ना किसी उसमें कोई ह्यूमन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत होती है। वो डायरेक्टली जो है वो आपको मिलते रहते हैं। कोई जैसे आपका कोई कस्टम ड्यूटी है, आपका इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, या इस तरह से मिलते जुलते जितने भी टैक्सेस हैं वो खुद ब खुद जो है वो जैसे जैसे आपका बिजनेस चलता है अकॉर्डिंगली वो टैक्स भी आपके पास आते रहते हैं। इस तरह से FBR का जो टारगेट है वो पूरा हो जाता है, लेकिन उसका जो अल्टीमेटली इम्पैक्ट आता है वो आता है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर। जी। उनकी वजह से जैसे ये टैक्सेस का दबाव जो FBR ने तो इकट्ठा कर लिया, मगर इसका जो इम्पैक्ट है वो आएगा लोअर मिडल और लोअर मिडिल क्लास के ऊपर। जब उनके ऊपर ये आएगा तो फिर आप देखें कि अल्टीमेटली मुल्क में खुशहाली तो नहीं होगी। लोगों के जो है वो खाने पीने के लाले उनको पड़े होंगे। फर्दर जो है वो किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस आपको नज़र नहीं आ रही होती। जैसे आप रिसेंटली देखें कि ये जो हमारे अंडरपासेस थे जी उनके ऊपर नई टाइल्स लगाई गई हैं। जी। और इन नई टाइल्स लगाने से कोई ऐसा कोई मुल्की इकॉनमी को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो आगे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं और जो मुल्की ख़जाने से पैसे चाहे वो उधार लेके या लोन लेके किसी भी तरीके से पूरे किए जाएं, और वही पैसे जी उनके ऊपर जो टैक्सेशन होती है वो टैक्सेशन से जो डायरेक्टली आपको विद होल्डिंग टैक्स बढ़ जाता है। विद होल्डिंग टैक्स के बढ़ने की वजह से वो खुद ब खुद आपके जो टारगेट हैं वो अचीव होते रहते हैं। अगर इसको किसी प्रोग्रेसिव काम की तरफ यही पैसे लगाए जाते, जिससे कोई डैम की तरफ हम जाते, कोई नई टेक्सटाइल मशीनरी या किसी दूसरी चीज़ों में
वो फैसिलिटेट उनको करते तो शायद इससे ये मामला और बढ़ जाता। अशरफ साहब, ये तो चले जाएगा, तरक्याती कामों की तरफ हम नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे प्रोग्राम को टैक्स की हदूद में ही रखें। 2022 में ये FBR कहता है 38,96,274 हमने गोशवारे जमा किए 2023 में 22 में, और 23 में हमने किए 39,99,457, यानी कि तकरीबन 1 लाख उन्होंने टैक्स पेयर की तादाद बढ़ी। सेल टैक्स में 1,88,818 थे, 2023 में 1,97,309 टैक्स पेयर बढ़े। इनसे भी कोई टैक्स जो अहदाफ है उनमें फ़र्क पड़ता है? ऐसा सच इनसे कोई इतना ज़्यादा टैक्सेशन वगैरह नहीं होती। वो जो आपकी नेशनल आपकी जो प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड जो सेक्टर है, टैक्स वो आपको वही देता है। बाकी रहेगा सैलरी क्लास। सैलरी क्लास के लिए वैसे पहले 4 लाख की एग्जम्पशन थी, फिर वो 6 लाख की हो गई, तो वहाँ से तो ऐसा सच कोई इतना इम्पैक्ट उसका नहीं आता। 2023 में टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए आप समझते हैं जो 1 लाख का फ़र्क पड़ा है, ये बेहतरीन का परफॉर्मेंस दिया गया? नहीं, ये ऐसा जो परफॉर्मेंस उसको नहीं कहा जा सकता। इसको आप यही समझ लें कि जैसे ये इन्होंने 236 के और 236 का एक डिफरेंस डाला है फाइलर और नॉन फाइलर का, और उसमें भी जो फाइलर और नॉन फाइलर के जो रेट्स में जो उन्होंने फ़र्क डाला है, जी जी, आप समझें कि एक तरफ 3% है तो दूसरी तरफ 11% है। जी जी। अब ये इतना बड़ा फ़र्क है कि लोग जो है वो तो पसंद ही नहीं करते कि वो किसी तरीके से अपने इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो, FBR के पास जाएं, FBR में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, और उसके रजिस्टर्ड करवाने का उनको पता है कि अल्टीमेटली हमें हमारा इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। जी जी। और दूसरा 2023 में POS को भी अगर इस पर प्रॉपर अमल कर लिया जाता, आप समझते हैं 2023 को 24 के लिए हम बेहतरीन मैदान में जा सकते थे, बेहतरीन हिकमत अमली की तरफ जा सकते थे। ये देखिए ना, POS इंटीग्रेशन जो है, इसको इसके अंदर पहले उन्होंने कोई एक रखा हुआ था कि जी ये क्राइटेरिया 1,000 स्क्वायर फीट का था, कोई बिजली का बिल था, उसमें एलिवेटर हो, ये कोई जो एक चेन होती है किसी बिजनेस की, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने अब तो उन्होंने कहा है जी कि ये किसी को भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा उसमें कोई बेहतरी जो है वो आई नहीं, कोई ज़्यादा लोग उस तरफ आए नहीं। दस्तावेजी मुआशरत के लिए तो बेहतरीन अमल था अगर यकसा सब के लिए हो जाता। FBR का खुद बयान था इसमें चेयरमैन साहब का, 10,000 अरब रुपया हम इकट्ठा कर सकते हैं इस सिस्टम के ज़रिए, लेकिन वो 7,150 अरब रुपये इकट्ठा किया, टैक्स हदफ ही नहीं पूरा हुआ। इसका मतलब नाकामी। ये समझ लें कि आप किसी दुकान से सामान लेने के लिए जाते हैं तो वो आपको वो रसीद ही नहीं देता, वो कहता है हाँ, वो कहता है कि मेरा ये सिस्टम ख़राब है मेरा। वो जब उसमें से वो रसीदें ही नहीं निकलेंगी तो वो डाटा FBR के पास कहाँ से वो कलेक्ट होगा? इसलिए रखी जाती है ना, करप्शन का बाजार भी गर्म हो सके इसलिए कदम लगाई जाती है, ये आपने नहीं करना, ये नहीं करना, आटा भी गूंदना हिलना भी नहीं है। हाँ, तो नहीं, इस तरह से जो है वो मुल्की इकानमी में कोई जो है वो किसी की शेयरिंग नहीं होती। ये PSO इंटीग्रेशन जो है वो ऐसे मुल्क में आप उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2023 वैसे भी आखिरी साल था इलेक्शन का था, लेकिन वो कोई हुकूमत होती है मौजूदा जो आखिरी साल में एक अवाम को रिलीफ देती है इलेक्शन का साल समझ के। जो इस वक्त निगरान सेटअप चल रहा है, चूँकि वो किसी के आगे जवाबदेही नहीं है, वो जो करता है, जो उसके जी में आता है वो उसको कर लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे सिस्टम बदल रहा है, सारा चीज़ों को नए लेकर आ रहा है, इसका मतलब है कोई वो पार्लियामेंट से मंजूर कराएंगे या सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए? नहीं, वो उनको क्या ज़रूरत है। निगरान सेटअप तो होता है कि वो अपना ये जो इंतखाब वगैरह है वो करवाए और उसके बाद उसका। अशरफ कुमार साहब, दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। आसम साहब, क्योंकि आप ज़्यादा ब्रेक उनको देखते हैं टैक्सेस को, आप क्या समझते हैं टैक्स पेयर के लिए 2023 कैसा है और कौन सी मुश्किलात थी टैक्स पेयर के लिए? जो आपको मसाइल बताते हैं टैक्स पेयर आकर जब रिटर्न आप फिल करते हैं, दूसरी चीज़ों को देखते हैं, क्या मुश्किलात? सबसे पहले मैं अभी सफदर साहब ने जैसे बताया उनको थोड़ा प्रमोट करूंगा इस बात को, जो 4C की इम्प्लीमेंटेशन थी वो टैक्स पेयर के लिए बहुत एक डरावना ख्वाब था जी, इस हवाले से कि वो अनसीन चीज़ें थी और टैक्सेबल इनकम का उन्होंने स्लैब्स कर दिए और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी कि 1%, 2%, 3%, और बहुत सारे टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम वहाँ पे आई जहाँ पे किसी के एग्जम्पशंस इश्यूज थे, कोई रिटर्न्स फाइलिंग का मसले आ रहे थे, वहाँ पे उन्होंने स्टॉप कर दिया उनको। इंडस्ट्री कैसे आपकी डेवलप होगी जब तक आपने कहा एकेडमिक में जाके इंडस्ट्री को डेवलप करें, वहाँ आपको ये बेनिफिट हैं वो बेनिफिट हैं जिसमें टैक्सेस कोई नहीं लगेंगे, लेकिन आपने मिनिमम टैक्स का स्लैब जो है वो उन पर
एक तलवार लटका दी है कि जी आपका जो भी रेवेन्यू होगा उसका एक 1.25% आपको यू हैव टू पेड, अदरवाइज आपका हो ही नहीं सकता कोई काम। वो एक आपने वो दिखाया हुआ उनका एक गोरख धंधा सा जी, लॉलीपॉप आपने एक दिखाया हुआ है टैक्स पेयर को ईज देने की बजाय टीज करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा लगा के जी। और एडवांस टैक्सेस की भरमार हुई पड़ी है जी, है नहीं है, बनता है नहीं बनता, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जमा कराने हैं, क्योंकि टारगेट्स इश्यूज हैं एफबीआर में। ये बात सही है कि आवाम के लिए रिलीफ कोई नहीं है। हाँ, फिगर्स की बात है, आप कोई भी फिगर्स कह दें कि जी ये हो गया वो हो गया, हमने इतनी रेवेन्यू कलेक्शन कर दी इतनी, लेकिन ना गवर्नमेंट इस लेवल पे कोई पैरामीटर्स डिफाइन कर रही है, ना एफबीआर वाले जो हैं चेयरमैन साहब जो हैं वो कोई ऐसी आवाम के लिए रिलीफ लेके आ रहे हैं कि रिटेलर्स के लिए। आसम साहब, आप समझते हैं 2023 में जो टैक्स पेयर के लिए खास तौर पर पंजाब के लिए 7E सबसे मुश्किलात खड़ा करने वाला है, क्योंकि एक सूबे में जी वो पंजाब के लिए 3 सूबों में स्टे नहीं था। जब ये चारों का फैसला होगा फिर क्या होगा, फिर हमारा टैक्स पेयर पंजाब का कहाँ खड़ा होगा? सर पहली बात तो ये है कि एप्लीकेबल होना ही नहीं, अगर होना होता तो इनके पास कोई ग्राउंड्स होती, उसको एप्लीकेबल करवाने की कोई ग्राउंड्स होती। जैसे आज तक हम कहते आ रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा, ना इस पे कोई टैक्सेस लग रहे हैं। वो पंजाब लेवल पे लगे हुए हैं, प्रोविंस लेवल पे वो 1 लाख पे, 2 लाख पे, 3 लाख पे, वो पेनेट है, वो नमक आटे के बराबर, वो जो बात है वो बड़ी इस पे फिट बैठती है। ये तो हमारा वैसे भी अलमिया ना, ज़राअत से एग्रीकल्चर की बात करते, सैलरी पर्सन की तरफ से 450 अरब रुपए का टैक्स आता है और एग्रीकल्चर 2 अरब का आता है सर। तो देखो ना, वो पूरे हालांकि 70% आबादी हमारी ज़राअत पर मुश्तमिल है। और सबसे ज़्यादा ये बदकिस्मती पाकिस्तान की है कि सबसे ज़्यादा टैक्सेस जो है वो सैलरीज क्लास पे करती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली विदहेल्ड हो जाना आपका। सही कह, आपकी सैलरी जैसी आपके अकाउंट में ट्रांसफर होनी है, बिफोर टैक्स आपका टैक्स डिडक्ट हो जाना है। जी जी। बट ये है कि जो सबसे मुश्किल था उसके वो उन्होंने फिर उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन रख दी जी, और फिर इसीलिए रिटर्न्स की डेट जो है वो 31 दिसंबर तक जाके 15 दिसंबर तक जाके एंड हुई हैं फॉर इंडिविजुअल्स के लिए। जी जी। वो टाइम पे टाइम उसके पैरामीटर्स इतने सख्त कर दिए, कमिश्नर्स की अवेलेबिलिटी, चीज़ों की साइनिंग, फिर वो और उस पर भी वो 236 के, और वो हो नहीं सकता जब तक टैक्स नहीं होगा। तो ये जितने भी टैक्सेस आपका सालों की निस्बत इस 2023 में नोटिस आप समझते कुछ ज्यादा थे या पिछले सालों की निस्बत कम थे? सर नोटिस तो ज्यादा थे ही थे या कम थे, और लोग मजबूर में, बैंक अटैचमेंट्स भी हुई हैं। जी जी। रिलीफ नहीं दिया गया, अगर आप कमिश्नर अपील के पास बैठे हुए हैं आपको वहां से रिलीफ नहीं दिया गया, आप ट्रिब्यूनल गए हैं वहां से रिलीफ नहीं मिला, शाम को ऑर्डर हुआ है, सुबह बैंक अटैच हो गया। एग्जाम्पशन के हवाले से बेहतरीन था या साहब का अदवार एग्जाम्पशन के लिए बेहतरीन? सर कोई भी दौर जो है वो एग्जाम्पशन, देखिए मैं तो ये समझता हूँ एग्जाम्पशन तो होनी ऑनलाइन चाहिए जी। आपके सारे रिकॉर्ड जो आप रिसीव करते हैं वो मैनुअली वो आपके सिस्टम में अवेलेबल है जी। आपकी जो एडवांस में टैक्स काटनी है, इंपोर्ट पे हो, बिजली पे हो, आप बाहर किसी ने आपका टैक्स काटा है, वो भी आपके सिस्टम में अवेलेबल है। आप जब पेपर वर्क के अंदर आते हैं तो आपको पता फिर क्या कबाहतें शुरू हो जाती हैं, डिलेज आते हैं। आपको 15 दिन का टाइम बाय लॉ कह रहा है कि कमिश्नर के पास 15 दिन का टाइम है इधर वे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए, तो आप सिस्टम से उसको वेरीफाई करें। आपके पास टीम इतनी कैपेबल होनी चाहिए, सिस्टम में उसको रिव्यू करे और सिस्टम से ऑर्डर जनरेट हो कि आपकी ये लायबिलिटी है, वंस यू हैव टू पे, आपको आने की भी जरूरत नहीं है, आप वहीं से बैठ के अपने घर सिस्टम में ही आप ले लें इसको एग्जाम्पशन को। डेली बेसिस पे एक टीम जो है वो डिप्यूट कर दी जाती है, ऑन ड्यूटी होती है, जो एग्जाम्पशंस को फॉलो अप कर रही होती है जी जी, कि आप ये करें, आप ये करें, आप देखें फलाना आया है, कमिश्नर साहब आए हैं, एडिशनल साहब आए हैं। की परफॉर्मेंस बेहतरीन है, ऑनलाइन बंदे को पता भी नहीं चलता, बैंक से पैसे निकल जाते हैं, उसको पता नोटिस चला गया था, वो ऑनलाइन नोटिस तो जाता है लेकिन वो टैक्स पेयर बेचारा जी ऑनलाइन हमारी बदकिस्मती ये है कि ऑनलाइन नोटिस इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की हद तक है, सेल्स टैक्स की हद तक अभी तक भी ऑनलाइन नहीं हो सका। मैं सफर साहब आपकी तरफ सवाल छोड़ रहा हूँ ब्रेक से पहले। IMF के दबाव में हम रहे, जितने भी टैक्सेस या बजट पेश किए गए, जितनी मैनेजमेंट्स आई, ये आप समझते हैं 2023 में कि IMF के दबाव में पाकिस्तान रहा या हुकूमत के अपने फैसले थे? लेकिन ब्रेक से बात, नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक में साथ रही। वेलकम बैक नाज़रीन। जी सफदर साहब, IMF जो भी काम करता है वो उसी वक्त कोई अमेंडमेंट, कोई सजेशन लेकर आता है
जहाँ पे हमारे पॉलिसी मेकर फेल हो जाते हैं। जी जी IMF के पास अब गए इसलिए हैं कि जी हम जो कर रहे थे हमसे मैनेज नहीं हो रहा, तो यू बीइंग है बैंकर आप हमें सुजेस्ट करें, हमें जो है वो बेल आउट पैकेज दें। आप उनके पास गए इस सूरत में जब ऑलमोस्ट आप अपने डिफॉल्ट पे थे और आपने एक बेल आउट पैकेज जो है वो IMF से लिया। तो IMF के खिलाफ मेरी राय में तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक तरह का प्रोपेगेंडा करती हैं कि जी IMF ने ये करा दिया, IMF ने वो करा दिया। लेकिन अगर आप रियलिस्टिकली देखें तो जो IMF प्रोग्राम देता है उसके ऊपर आपके सिस्टम में, आपकी इकोनॉमी में कोई ना कोई स्टेबिलिटी ही आती है। आप पिछले 2 साल देख लें और ये जो 23 गुजरा है उसमें देख लें, जब आप IMF में आए हैं तो क्या आपके अंदर कोई स्टेबिलिटी इकोनॉमी में आई है या नहीं आई। जी जी बाकी IMF एक बैंक है, उसका मकसद ये है कि अगर वो आपको पैसे देता है तो उसने शायद देखना अपनी- है कि जी आप 8-10 सालों में कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे कि आप उसके पैसे वापस नहीं कर सके। जी। तो फिर जब आप कोई पॉलिसी देने में नाकाम रहते हैं तो फिर वहाँ के एक्सपर्ट आपको ये सुजेस्ट करते हैं कि यहाँ टैक्स कर दें, यहाँ की लीकेज है इसको बंद करें, यहाँ एनडीयू जो है वो इंसेंटिव दे रहे हैं उसको ब्लॉक करें, और इस तरह की चीज़ें तब आती हैं। और फिर वो जो कार्टेल जो इस इकोनॉमी से फ़ायदा उठा रहे होते हैं फिर वो इस तरह का शोर मचाना शुरू कर दिया, जी IMF ने ये कर दिया, वो कर दिया, मर गए, लुट गए, डूब गए। जबकि जितने भी IMF के प्रोग्राम आप देखें तो वो आपके मुल्क को एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं फाइनेंशियली। जी जी बाकी पॉलिटिकली और लॉ एंड ऑर्डर तो आपने वैसे देखा। आज में वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया पाकिस्तान में जो भी टैक्सेस लगाए जाते हैं, टैक्स का निज़ाम है सिर्फ अशराफिया को सहूलियात फराहम करने के लिए है, उससे टैक्स नहीं वसूल किया जाता, टैक्स आम बंदे से वसूल किया जाता है। इसमें भी सच है। देखें तो वो तमाम दुनिया के ममालिक जहाँ पे जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो वीक है, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे कार्टल्स हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के और बाकी लोगों के, वो अपने सारे सिस्टम को हाईजैक करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी अगर आप आज से पीछे जितने भी अदवार गुजरे अगर हम उनका कंपैरिजन करें तो आपको नज़र आएगा हर गवर्नमेंट टेक्सटाइल को पैकेज दे रही है, हर गवर्नमेंट शुगर इंडस्ट्री को पैकेज दे रही है, हर गवर्नमेंट रिटेल इंडस्ट्री ट्रेडर्स को प्रोडक्शन दे रही है। तो हर गवर्नमेंट जो है वो एक खास कार्टल की तरफ चले जाती है। वो कार्टल उनके अपने लोगों पर भी मुश्तमिल हो सकता है और वो कार्टल के पास स्ट्रीट पावर भी हो सकती है जो गवर्नमेंट को हाईजैक कर लेती है। इसलिए जब तक आपके मुल्क का गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं होगा, ये प्रॉब्लम आपको बार बार आते रहेंगे और हर गवर्नमेंट चाहते हुए भी नहीं कर पाएगी। जैसे अच्छा जी सदर साहब आगे बात चली जाएगी। मैं आप सुनाना चाह रहा हूँ आपको 2023 में जो टैक्स पेयर की प्लानिंग थी, क्योंकि आप अकाउंट्स को देखते हैं टैक्स पेयर की भी प्लानिंग होती है, मैंने साल में ऐसे ऐसे टैक्स देना है, वो बेहतरीन थी या 2000 को बेहतरीन करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखिए किसी भी मुल्क का जो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट करती है। जी जी सबसे बड़ा जो बिजनेस रन या मैनेज करती है या जो सपोर्ट कर सकती है वो गवर्नमेंट है, वो कोई भी मुल्क हो। आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है उस मुल्क के अंदर बिजनेस को ग्रो करवाती है। चाहे गवर्नमेंट हम पाकिस्तान की तरह डायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्व हो, जैसे यहाँ PIA पाकिस्तान स्टील और हर तरह के वो तो सब कारखाने खसारे जो है में। गवर्नमेंट में और वो सब जी। खसारे में। यहाँ जैसे यूरोप अमेरिकन सिस्टम है कि गवर्नमेंट इटसेल्फ जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ कम्पीट नहीं करती, लेकिन वो फैसिलिटेशन करती है, पॉलिसीज लेकर आती है, इंसेंटिव देती है ताकि मुल्क में जो है वो इकोनॉमी जो है वो ग्रो करे। और जब तक कोई इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, आप जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं, जितने मर्जी छोटे या बड़े मुल्क हैं, उस मुल्क में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ इसका सकती। मतलब 2023 है वो सिर्फ तजर्बात का साल रहा। नहीं 2023 में देखें जो मुल्क जो भी बिजनेस है वो एक सर्टेनिटी लेवल के ऊपर ग्रो करता है। हमारे मुल्क में क्या होता है, आज डॉलर जो है वो 250 का है, हफ्ते बाद वो 300 का है, फिर एकदम पता चलता है कि वो एक ही दिन में 300 जो है वो 260 पे आ गया। जी तो ये जो अनसर्टेनिटी है उसने इस साल किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को अपनी प्लानिंग को स्टेबल करने का मौका ही नहीं दिया। इसी वजह से जितने भी ये जो जंप आते रहे प्राइसेस के ऊपर और जो इतनी बड़ी इन्फ्लेशन चली गई कि 50% तक चली गई, जो कि आज से पहले उस वक्त हुआ था जब 71-72 में जब हम वहाँ सिचुएशन में थे और हमारा मुल्क टूट गया। अब मुल्क भी वहाँ पर है, इकोनॉमी भी वहीं पर है, अदारे भी वहीं पर है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी वहीं पर है, लेकिन ये सारा जो स्ट्रक्चर वीक हुआ है
ये सारे का सारा इसलिए प्रॉब्लम में है कि आपके जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है, सही और कहा। कोई किसी के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो जिधर को जाना चाहता है वो सारे सिस्टम को लपेट के उधर लगा चला जाता है। अब 2024 को बेहतर करने के लिए, क्योंकि अभी तो वैसे तो साल हम 2023 को गिन रहे हैं, लेकिन टैक्स के हवाले से तो ये हाफ पीरियड बनता है, जून में जाके साल पूरा होता है। लेकिन हम 2024 के मुस्तकबिल को 24 को बेहतर करने के लिए प्लानिंग तो कर सकती है। निगरान हुकूमत वैसे सारे काम कर रही है, तो टैक्स पेयर के लिए भी, टैक्स निज़ाम में भी बेहतरी लाने के लिए प्लानिंग कर सकती है। देखिए वैसे तो ओवरऑल अगर देखा जाए, जो हमने पिछली 2-3 निगरान हुकूमतें देखी हैं, ये उन सबसे बेहतरीन निगरान हुकूमत है, क्योंकि इन्होंने इस वक्त ये पिछले जितने भी 3 जो फेडरल गवर्नमेंट तो तकरीबन 3 महीने या 6 महीने पे है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो मेरा ख्याल है साल होने के ऊपर है। जी जी, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने काम किया यार, लेकिन उन्होंने देखने को काम काम किया, किया। उन्होंने जी। डिलीवर किया है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बैठे रहे और कोई काम जो है वो नहीं हुआ। जी जी लेकिन जो नई हुकूमत है वो ये कर सकती है कि पॉलिसीज को कंसिस्टेंट रखे। जी हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो अभी पहले भी आसम साहब ने पॉइंट आउट किया कि आपने चाइनीज को इंसेंटिव दिया कि आप हमारे पास इंडस्ट्रियल जोन में आए, हम आपको 10 साल की टैक्स एग्जम्पशन देंगे। जी, जब सैकड़ों लोग आ गए तो आपने एकदम से कहा नहीं, आप टैक्स अब नहीं। टैक्स फ्री नहीं है, अब आप पे टैक्स है। जी। पहले पूरा टैक्स इम्पोज किया, जब उन्होंने कंप्लेन की तो हमने कहा अच्छा चलो पूरा ना दो, मिनिमम टैक्स दे दो। जी, जी। तो आपने उनको मौत दिखा के तो मर्ज के ऊपर राजी करवा ये भी हकीकत है, वो चाइनीज कंपनी बहुत से बंदे इसका हमारा जो लीगल सिस्टम है उसको इंसाफ ना मिलने की वजह से छोड़ के भी चले गए। देखिए वो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि हमारा जब तक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं होगा, जी जी चाइनीज क्या पाकिस्तान में डिस्टर्ब है सही कि है। हमें वो फैसिलिटीज, वो इंसेंटिव, वो फैसिलिटेशन नहीं मिलती। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि इस जो हुकूमत है, जैसे पंजाब की ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, इन्होंने अभी फैसिलिटेशन सेंटर बनाने शुरू किया है। अभी गुजरांवाला वाला शायद या इफ्तिताह हो गया या 1-2 दिन में हो जाएगा, जी, जो कि वो बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर बना रहे जी, हैं, जी। जिसका फायदा ये होगा कि बजाय आपके 15-20 डिपार्टमेंट के पीछे भागें, आप एक ही जगह पे जाएंगे और अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज है वो वन विंडो ऑपरेशन से आप अच्छा फैसिलिटेट सरदार साहब, सबसे एक आर्मी ने भी इनिशिएटिव लिया, SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाया, ताकि स्मगलिंग को रोक कर, ये माफिया को रोक कर कुछ बेहतर डिलीवर किया जा सके। उसके भी असरात 2023 में हमें मिले देखने को बेहतरीन। देखिए जी, अगर हम डिटेल में देखें तो 2 जगहों पे उनके असरात नज़र आए। एक वो जो हमारी डॉलर की फ़्लाइट थी जी थ्रू अफ़गान बार्डर, और एक वो जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया कि आप बार्टर ट्रेड कर लें थ्रू अफ़गान एंड ईरान बार्डर्स। लेकिन उस बार्टर ट्रेड में क्या हुआ कि वहाँ से माल तो इधर आ गया, लेकिन यहाँ से कोई माल उधर नहीं गया, तो उसको भी जो है वो रोका गया है। लेकिन SIFC का जो मेन रोल है वो, ये तो उसका सेकेंडरी रोल आप कह सकते हैं, ये तो उसके RRD भी, जैसे हमारे यहाँ कस्टम्स भी है, फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, फिर आर्मी के लोग हैं जो बॉर्डर में स्मगलिंग को रोकते हैं। लेकिन SIFC का जो मेन रोल है वो ये है कि जो चीज़ें हैं वो एक्सपीडाइट हुई हैं। जी जी वरना ये क्या होता था कि एक सबमरी चल रही है, वो पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, फिर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में है, फिर वो लॉ वालों के पास चली गई, फिर PC1, फिर PC2, 3, 4, उसके PC ही ख़त्म नहीं होते थे। लेकिन इससे ये हो रहा है क्योंकि सारे मेन जो प्लेयर हैं इस गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के, वो एक जगह पे बैठ के डिसाइड करते हैं, और उससे ये फैसिलिटेशन हो रही है कि जो चीज़ें सालों में होती थी वो महीनों में चलेगी, और महीनों वाली जो है वो हफ्तों में चलेगी। लेकिन इटसेल्फ ये इस गवर्नमेंट का, इस पॉलिटिकल सिस्टम का फेलियर है कि आपको SIFC बनानी पड़ी और आपको उसमें मिलिट्री के लोग बिठाने पड़े। सही, उसमें प्राइवेट भी बंदे बिठाए। लेकिन ये 2024 आप समझते हैं एमनेस्टी का साल बेहतरीन है? मेरे ख्याल में तो कोई भी एमनेस्टी कभी भी बेहतरीन नहीं रही, क्योंकि जो बंदा एक दफ़ा एमनेस्टी ले लेता है वो फिर अगले 3 से 4 साल वेट करता है कि मैं टैक्स चोरी करूँगा। 4 साल बाद जब एमनेस्टी आएगी और मैं उसमें 1% 2% दे के जो है वो फैसिलिटेशन ले दूँगा। जितने भी जो अच्छे टैक्स पेयर हैं, जो कंप्लायंट टैक्स पेयर हैं, वो हमेशा हर एमनेस्टी के ऊपर अफसोस करते हैं कि हमने 3 से 4 साल इतना टैक्स दे दिया, हम तो यहाँ पे आके 1%, 2%, 5% देते, हमारा सब कुछ क्लियर हो जाता। एमनेस्टी नहीं आती तो टैक्स पेयर को जो प्लानिंग आ गए, वो टैक्स पेयर जो टैक्स नेट में नहीं है उसका बचना, आप समझते हैं अब वो बच सकता है सिस्टम से? एमनेस्टी लाए बगैर भी आप जो है
वो सबको ला सकते हैं। सिर्फ आपको जो चाहिए एक विल चाहिए और आपको एक प्रेशर को हैंडल करने की कैपेबिलिटी चाहिए। अदरवाइज सबको पता है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। पूरे बाजार के अंदर आप चले जाएं तो आपको 10 दुकानों में से एक दुकान ऐसी नज़र आती है जो ये कहते हैं ठीक है आप क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट कर दें, POS पे कर दें। हर जगह लोगों ने लिख के लगाया हुआ ओनली कैश। तो वो बंदा जिसने ये लिख के लगाया हुआ कि सिर्फ हम कैश एक्सेप्ट करते हैं, 90% चांस यही है कि वो टैक्स इन्वेजन में इन्वॉल्व है। क्योंकि अदरवाइज उसको ये जरूरत नहीं है। एक डेढ़ मरले की दुकान बना के वो पीछे जो उनके वेयर हाउस होते हैं, गोदाम, वो 4-4 साल के होते हैं, वहाँ जनरेटर चल रहे होते हैं, वहाँ मीटर लगाने की जरूरत नहीं होती, पकड़ना तो किसी को नाम मुहाल है। अशरफ कमर साहब, 2023 में टैक्स बेस को BTP पर हम कितना काम कर पाए? अब 114B को हमने शुरू किया है, आप दोनों को किस तरह देखते हैं, किस तरह हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं 2023 से सबक सीख कर 2024 को बेहतर बना सकते हैं? BTP का जो रोल है वो बड़ा ही वाइटल है और इसमें सबसे बड़ा रोल अगर प्ले करती है तो आपके पास महकमे के FPR के पास इतनी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, इतनी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, आप किसी और चीज़ को ना लें, आप 236 के और 236C को सामने रख लें, इस पे वर्क करने पर, इसके ऊपर वर्क कर लें। आप सारी चीज़ों को छोड़ दें, PSO इंटीग्रेशन को भी छोड़ें, आप बाकी चीज़ों को भी छोड़ दें जी। तो वो देखिए लाखों बंदे ऐसे हैं जो कि टैक्स नेट में आना नहीं चाहते, वो टैक्स ज्यादा देने को तैयार है, यानी टैक्स में नहीं आना, रिश्वत ज्यादा दे देंगे, वो रिश्वत के लिए तैयार है, सब कामों के लिए तैयार हैं जी जी। लेकिन वो टैक्स नेट में नहीं आना चाहते ताकि ये जो हमारा जो FPR है, इसके जो लॉज हैं, इनकी एप्लीकेशन जब उनके ऊपर आएगी तो वो प्रॉब्लम में आ विद जाएंगे। होल्डिंग की तरफ इसलिए गए हैं, फिर इसका मतलब विद होल्डिंग में खुश हैं लोग, हमारा कल्चर ये है जी बिल्कुल। हमारी सोच ये है, हाँ। पैडी पे हमने टैक्स कीमत बता देनी है 20 लाख की है तो वो 20 लाख खरीद लेगा, अगर उसमें बता दिया जाए 5 लाख इसमें टैक्स है, वो 5 लाख बचाने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेगा। वो टैक्स नेट में नहीं आएगा लेकिन महकमा जब उसके ऊपर कोई जो पेनल्टी है वो उसके ऊपर इम्पोज करेगा, वो रिटर्न नॉन फाइलर की रिटर्न उसके आ जाएगी 182 का, जब उसके ऊपर नोटिस की सर्विस होगी फिर उसके ऊपर वो पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी का फिर जो क्वांटम उसका बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली वो जितना लंबा उसका डिफ़ॉल्ट चलेगा उतना ही ज़्यादा उसको वो टैक्स लगेगा। तो ये टैक्स पेयर को खुद ब खुद टैक्स नेट की तरफ आना पड़ेगा, उनको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और कुछ लोगों में तो अब ये अवेयरनेस आनी भी शुरू हो गई है कि ये हमने ये जो प्रॉपर्टियां हम परचेज़ करते रहे हैं, जहां से हमें ये इंसेंटिव हम लेते रहे हैं और टैक्स नेट से बचते रहे हैं, तो अब हमारा बचना जो है ये मुश्किल हो गया है। तो इसी तरह से ये विद होल्डिंग का जो मामला है, विद होल्डिंग जो है वो भी अलग से जब वो यूनिट बने हैं। 2023 डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से मशहूर था या इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से? डायरेक्ट टैक्सेस की वजह से ही है जी। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो तो बड़ा एक नॉमिनल सा ही आपके पास आता है। 2024 में जो टैक्स टारगेट हैं पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं? 2024 के टारगेट जो है वो मुश्किल नज़र आ रहे हैं क्योंकि अब गवर्नमेंट ने जो नया टारगेट देना है वो टारगेट का उसका जो उसके पीछे जो सबसे बड़ा अगर मोटिव इलेक्शन ये आ जाता है तो आने वाली हुकूमत बजट देगी, अगर इलेक्शन नहीं होता तो फिर निगरान हुकूमत बजट देगी। अब पता नहीं उन्होंने ये निगरान सेटअप का क्या करती हैं, किस तरह से उसको उनको क्या लीगलाइज करते हैं। लीगलाइज तो खैर वो नहीं हो सकता क्योंकि निगरान तो निगरान ही है, उसका तो वही एक टेन्योर जो उसके अंदर लिखा हुआ है हमारे आइन के अंदर। टैक्स पेयर पूरी उम्मीद है या नॉन टैक्स पेयर पूरी उम्मीद है 24 में? नहीं, वो नॉन टैक्स पेयर जो है वो हमेशा पूरी उम्मीद रहता है, टैक्स पेयर को जो है वो उसको फैसिलिटेट करना ये ड्यूटी। साहब आप क्या समझते हैं 2023 में बहुत से छापे मारे गए, सेल टैक्स के हवाले से भी, इनकम टैक्स के हवाले से भी, रिफंड्स के हवाले से बहुत से इश्यूज रहे। अगर आप फैसिलिटेट करेंगे तो ही लोग आपको हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे। वो FBR वाले तो कहते हैं हम करते हैं, हुकूमत भी कहती है हम टैक्स पेयर के लिए। रिफंड जो हैं लोगों को देने चाहिए जी। एक्चुअल जो चीज़ें हैं उनको ड्रॉप करके सामने आना चाहिए। अच्छा, जीरो सेक्टर के उन्होंने कर दिए हैं, आप ऑनलाइन करके वो पोर्टल के जरिए। जी सर, देखें जब रिटर्न फाइल होती फास्ट है, क्या कहते हैं सर मैं वो यूज कर रहा हूँ, देखें जब आपकी रिटर्न फाइल होती है जी 170 में आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जो कि
कमिश्नर की ज्यूरिडिक्शन में एम्पावर भी कर दिया उसको कि जितना भी टैक्स पेयर का टैक्स एक्सेस कट गया है तो वो उसको अपनी एक एप्लीकेशन के तहत एविडेंस के साथ एफबीआर में जमा करवाए और उसका एक टेंटेटिव टाइम मुकर्रर किया गया है लॉ के अंदर 2001 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर कि आपको जो है एक टेंटेटिव टाइम के अंदर इस सारे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करके आपको रिबेट दिया जाएगा एक्सेस टैक्स की मद में। लेकिन जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी, कैश आपको रिटर्न मिलेगा, तो आप हैप्पीली और लोगों भी आपसे इम्प्रेस होंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनेंगी। चूँकि टैक्स नेट में लोग इसलिए नहीं आ रहे कि सिर्फ गिवन वाली स्टोरी। अब जो फास्टर किया है रिफंड का सिस्टम, उन्होंने फास्टर सिस्टम बनाया जी, उसमें जो एक्सपोर्टर हैं दूसरे, वो तो उन्होंने किए नहीं, सिर्फ सर, जीरो सेक्टर को किया। इसका मतलब दूसरे बिन माँ बाप के टैक्स पेयर हैं। सर ये तो पॉलिसी मेकर्स पे डिपेंड करता है कि वो बेसिकली पॉलिसी किन के लिए वो बनाई महकमे जाए। के ऊपर डाल दिया, महकमा इनके रिफंड देगा। महकमे से तो जी। रिफंड लेना ऐसा है जैसे शेर के मुंह से निवाला जी निकालना। बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि इसके ऊपर एफटीओ भी डिपार्टमेंट एक काम कर रहा है, लेकिन फिर भी ताहाल अभी तक कोई अगर एफटीओ के ऑर्डर पे आमद दरामद हो सर तो फिर तो सारा कुछ सीधा हो जाए। बात यह है कि एफटीओ के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही ना, जी जी, वहाँ पे जाने के बावजूद भी और डिपार्टमेंट भी लाइसेंसिंग के बावजूद भी फंड्स ही नहीं है कलेक्शन की तरफ। जो जैसे मेरे बाकी साथियों ने भी यही बताया कि कलेक्शन एक डायरेक्ट टैक्स की मद में या सेल्स टैक्स की मद में आप उन्हीं चीज़ों में कर रहे हैं जिन चीज़ों में आपको बाहर नज़र आ रही हैं, या जो लोग आपकी नेट में फंस चुके हैं आके, आप उन्हीं लोगों को दोबारा बार बार उन्हीं लोगों को टीच कर रहे हैं। आप रिलीफ भी करें। जब आप रिलीफ देंगे तो लोग जो है वो हैप्पीली आपके पास आएंगे, एक्सेप्ट करेंगे आपकी चीज़ों को। रिलीफ क्या होगा जी आसिम साहब? सर देखिए, रिलीफ ये है कि टैक्स की जो रेट्स हैं, जैसे नॉन फाइलर के कुछ रेट्स हैं। अब ये भी एक देखें ना, आप खुद देखें कि बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे, सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी, बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे, जो फंडामेंटल राइट्स के वैसे खिलाफ है। जी। आप लेबल देखें ना, किस तरह से आप ऑपरेट करेंगे अपने बिजनेस को। तो वो मीटर जिसका वो किरायादार है, वो मालिक तो कोई और है, वो जो बैठा मीटर उसका कटेगा। सर बहुत सारी और ऐसी नई चीजें आपके सामने इसीलिए आएंगी पीओएस हमने पॉइंट ऑफ सेल्स का जो सिस्टम बनाया, इसलिए वो फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि उसमें हमने क्राइटेरिया सही नहीं रखा। सर ये बेसिकली कंसोलिडेट है इनका सारा डाटा आपके सीएनआईसी के साथ, नादरा के साथ, बैंक्स के साथ। इनके पास सारी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स भी हैं, बस थोड़े से काम करने की जरूरत है। सही लोग आज भी नेट में आना चाहते हैं, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क है तो हम है जी बिल्कुल जैसे ऐसे ही हालात है। है, हम इनको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स एक वाहिद वो सिस्टम है जिसके जरिए मुल्क को चलाया जाता है। सर किसी भी कंट्री की बैकबोन उसका टैक्स होता है। जी जी, आप टैक्स, इसीलिए जो अदर कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इसीलिए आज वहाँ पे मौजूद हैं कि उन्होंने सिर्फ यही नहीं है कि सड़कें ही दी हैं, उन्होंने ये नहीं है हम फिर बात को डिट्रैक्ट कर देंगे कि जी यहाँ तलीम का निज़ाम अमीर के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है। वो चूँकि अच्छी जगह बैठा है, वो बुरी जगह बैठा है, वो रेडी लगा रहा है, वो एक मल्टीनेशनल में CFO या कोई और उसकी एक डेजिग्नेशन जॉब है। डेजिग्नेटेड जब हम हो जाते हैं तो हमें ये देखना है कि जो नेट का सर्कल है उसका पैसा जो आप ले रहे हैं, या जो भी आपका एक जो 2023-24 के अंदर आपने एक टारगेट रखा है 9,200 बिलियन का, 9,415 अरब रुपए का। जी, वो जो अरब रुपए का आपने रखा हुआ है, क्या वो सिर्फ आपने उन्हीं लोगों से लेना है या उन लोगों को भी आप लेके आ रहे हैं जो हैं ही नहीं सिरे से उस लेवल पे कि वो पे कर सकें? आसम साहब आपको बहुत शुक्रिया, अशरफ कमर साहब आपको बहुत शुक्रिया, सफदर साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस मुल्क में सिर्फ कमी है सिस्टम की, गवर्नेंस की। अगर इंसाफ मिलना शुरू हो जाए और सबके साथ इम्तियाजी सलूक और एक जैसा सलूक होना शुरू हो जाए, टैक्स खसूसी तौर पर जो टैक्स पेयर है सिर्फ वो इज़्ज़त चाहता है, वो उसको इज़्ज़त मिलना शुरू हो जाए, और उसकी इज़्ज़त अफजाई को देखते हुए जो लोग टैक्स नेट में नहीं है, जब वो परेशान हो, इसका मतलब है हमने सिस्टम बिल्कुल ओके कर लिया है और हम पास हो गए। उस दिन ना मुल्क में किसी गैर मुल्की कर्ज़ों की ज़रूरत रहेगी, ना हम किसी के आगे हाथ फैलाएंगे, और ये पाकिस्तान तरक्की करेगा और ये कौम भी तरक्की करेगी। अगले प्रोग्राम तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।